नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मंगल के कुंडली के 6th हाउस, छठा घर, जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 6 नंबर की राशि आती है। 6 नंबर की राशि कन्या राशि, जिसके स्वामी कौन है? बुधदेव। और इस घर के कारक ग्रह हैं केतु। केतु इस घर में अशुभ फल देते हैं और बुध को उच्च का माना गया है। यहाँ पर अगर बुध बैठे हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अब यहाँ पर मंगल किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देंगे, आज इसकी बात करेंगे। साथ ही लाल किताब में कौन सी ऐसी रेमेडी बताई गई है जिनके द्वारा मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं और मंगल की शुभ स्थिति को और ज्यादा शुभ कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं मंगल 6th हाउस के बारे में। इससे पहले हम कुंडली के 1st हाउस तक स्थान से लेकर कुंडली के 5th हाउस तक मंगल की शुभ और अशुभ हालात और कौन सी रेमेडी और प्रिकॉशन के द्वारा इन हाउसेज में मंगल को ठीक रखा जा सकता है, उनके शुभ प्रभाव लिए सकते हैं। साथ ही हमने एक वीडियो बनाया था मंगल बध को लेके। तो मंगल बध का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा जरूर था, पर वहां पर हमने सारे ही रूल्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, जिससे आप एट ए ग्लांस अपनी कुंडली के अंदर मंगल बध की पोजीशन, मंगल बध मीन्स खराब की पोजीशन को पहचान सकें। क्योंकि मंगल का कुंडली में बध होना बहुत ज्यादा अशुभ असर देता है, पूरी कुंडली को ही खराब कर देता है। तो यहाँ पर मंगल पद को सबसे पहले चेक करना कुंडली में जरूरी होता है। अगर मंगल पद है तो ये भी चेक करना है कि कितनी खराब स्थिति में है, क्योंकि जितनी ज्यादा खराब स्थिति में होगा उतने ज्यादा ही उसके परिणाम खराब देखने को मिलेंगे। हमने मंगल पद का जो वीडियो बनाया था उसमें मंगल पद के स्थितियां, साथ ही उनके जितनी भी रेमेडी बताई गई हैं वो सारी रेमेडी आपसे शेयर की थी। और मंगल पद के लक्षण, बीमारी, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी अगर आपके परिवार में या आपकी कुंडली में मंगल बध की स्थिति है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएंगी। तो आज बात करते हैं मंगल 6th हाउस के बारे में। अब 6th हाउस में मंगल की शुभ हालात के लिए क्या लिखा गया है? तरसिए की औलाद, यानी कि ऐसे व्यक्ति की जो औलाद है वो काफी तरस कर हुई होती है। और साथ ही सन्यासी साधु, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने आप में एक सन्यासी साधु होता है जो अपने आप में तो दुख झेलता है पर दूसरों का भला करता है। अगर मंगल बध हो तो फसादी, यानी कि लड़ाई झगड़े करने वाला। तो मंगल बध के डेफिनेशन में बताया था कि जिसका ही मंगल बध होगा कुंडली में, खराब होगा, मंगल कुंडली में कहीं भी हो, 1 से 12 घरों में कहीं बैठा हो, अच्छे घरों में हो या खराब घरों में हो, पर अगर कुंडली के अंदर मंगल बध की कंडीशन बन रही है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर गर्म स्वभाव का होगा, लड़ाई झगड़े करने वाला होगा और बिना बात की मुसीबत सर लेने वाला होगा। और साथ ही मंगल बध के टॉपिक में बताया गया था कि कौन सी बीमारी मंगल बध वाले व्यक्ति को हो सकती है। अब यहाँ पर नेक हालात में कुछ पॉइंट हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। हिम्मत से भरपूर, पाताल और पानी में भी आग लगा देने की हिम्मत का मालिक होगा। ऐसा व्यक्ति अगर मंगल शुभ हालात में है तो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला कहा गया है और कोई भी काम ऐसा व्यक्ति कर सकता है। साधु सन्यासी की तरह अपना आप मारने वाला, अकेला ही धर्मवीर होगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को दुख दे सकता है पर किसी दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं देगा। इस तरह का सन्यासी प्रवृत्ति का होगा अंदर से। साथ ही धर्मवीर, यानी कि धर्म को मानने वाला, धर्म की पालना करने वाला। सूरज अब टेवे में कहीं भी हो, ख्वाह कैसा कि बैठा हो, उत्तम फल देगा। सूर्य कुंडली के अंदर अगर मंगल छठे घर में नेक हालत में है तो कुंडली में सूर्य कहीं भी हो, कैसा भी हो, अच्छा फल ही देगा। पहले भी आपको बताया था कुंडली के अंदर अगर केतु 1st हाउस और मंगल 6th हाउस दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हो तो ऐसे में सूर्य कुंडली में कहीं भी हो, कैसा ही खराब दिख रहा हो आपको, किसी राशि में हो, वो अच्छा फल ही देगा। जनरली हम लोग पूछते हैं कि कुंडली के अंदर नौकरी के योग, स्पेशली सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है। देखिए, सरकारी नौकरी के योग के लिए सबसे पहले आपको सूर्य को ही कंसिडर करना होता है, ये सभी जानते हैं। तो सूर्य कुंडली में एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आपको केतु 1st हाउस या मंगल 6th हाउस, पर मंगल अगर 6th हाउस में है तो ये चेक कर लेना है कि मंगल बध की कोई अलग से पोजीशन तो नहीं बन रही है, जैसे सूर्य शनि की होती है, बुध केतु की होती है और कोई योग, जैसे कि बताया गया मंगल बध के टॉपिक में। तो अगर मंगल शुभ हालात में है तो सूर्य कुंडली में कहीं भी हो, कैसा भी हो, शुभ फल ही देगा। बुध के कारोबार, दोस्ती, दूसरों से दोस्ती करना, राग विद्या यानी कि संगीत का, म्यूजिक का,
लिखना पढ़ना, जुबान के काम, बोलने के काम शुभ फल देंगे। यानी कि बुध से रिलेटेड कोई भी काम ऐसे व्यक्ति करता है, अगर मंगल शुभ हालात में है तो वो उसे बहुत ज्यादा शुभ फल देंगे, धन कमाने में उसकी काफी मदद करेंगे। कलम में तलवार से ज्यादा जोर होगा और उसकी कलम का लिखा मिटाने से नहीं मिटेगा। ऐसे व्यक्ति कलम में बहुत ज्यादा ताकत कही गई है। अगर वो किसी तरह का राइटर इत्यादि का या किसी तरह का इस तरह काम करता है जहां उसे लिखना पढ़ना काम होता है, तो वो ऐसा व्यक्ति उस लाइन में बहुत ज्यादा कामयाब होगा। चाल चलन पर काबू होगा, ऐसे व्यक्ति का कैरेक्टर भी ठीक होगा, अपने कैरेक्टर को कंट्रोल रखता है ऐसे व्यक्ति। और राहु 12 का मंदा असर न होगा। अब राहु 12 का मंदा असर न होगा, इस बात से क्या अर्थ है, 12वें घर में राहु कारक कहे गए हैं, पर राहु केतु का एक उल्टा सूर है कि जिस घर के कारक होते हैं उस घर में सबसे ज्यादा शुभ फल देते हैं। तो राहु 12वें घर के कारक है और केतु छठे घर के, तो केतु छठे घर के कारक होके छठे घर में सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट देते हैं और राहु 12वें घर के अंदर बैड इफेक्ट देते हैं। तो 12वें घर के अंदर राहु जब होगा तो बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है कुंडली के लिए। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि जाएगी आपका 6th हाउस से 12th हाउस पे। 12th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो मंगल से राहु जो है कंट्रोल रहेगा। देखिए आपको स्टार्टिंग की वीडियो बताया था, जब मंगल लगन भाव का वीडियो बनाया था तो उसमें हमने बताया था कि मंगल अगर राहु को देखेगा तो राहु चुप रहेगा, कुंडली में शरारत नहीं करेगा, क्योंकि राहु जो है वो जीवन में अचानक मुसीबतें पैदा करता है। अचानक आपके ऐसे काम जो 99% हो गए और 1% ही रह गया था होना, और वो होते होते रह गया, ये सब राहु खराब के लक्षण हैं। राहु कुंडली के अंदर परेशान बहुत करता है और जब उसका टाइम पीरियड आता है वो सब चीजें कैलकुलेट की जाती है तो उस समय पे बहुत ज्यादा परेशान करता है अगर उसकी रेमेडी प्रॉपर ना की जाए। तो राहु 12th हाउस जो है वो काफी ज्यादा परेशान करता है। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि जाने से जब मंगल राहु को देखता है तो ऐसे में राहु कुंडली में चुप रहता है। इसके साथ ही अगर इसके अपोजिट राहु मंगल को देखता है तो काफी ज्यादा अशुभ फल देता है, काफी बीमारियां वगैरह देता है। तो यहाँ पर राहु चुप रहेगा, केतु शक्की ही होगा। केतु शक्की ही होगा से मतलब यह है, केतु क्या है, हमारी औलाद में भी स्पेशल लड़का। तो यहाँ पर लड़के की पैदाइश के लिए केतु की हालत देखनी चेक करनी पड़ेगी कि केतु का इफेक्ट कैसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर केतु के घर में मंगल बैठ के केतु के असर को थोड़ा खराब करेगा। पर केतु कुंडली के अंदर साथ ही बृहस्पति की पोजीशन, क्योंकि कुंडली में जब बृहस्पति अच्छी पोजीशन में होते हैं तो केतु जो है उनका चेला है तो उसे सपोर्ट करते हैं। इसी तरह कुंडली में राहु की पोजीशन देखने के लिए साथ ही आपको बुध को देखना होता है। अगर बुध अच्छी कंडीशन में है तो राहु जो है कहीं ना कहीं अच्छा फल देगा। और इसी के साथ जैसे बताया था कि शुक्र को देखने के लिए शनि को, तो इसी तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, इन सबको भी कंसिडर करना पड़ता है जब आप अपनी हॉरोस्कोप को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, जब मंगल जागता हो वह कायम हो। अब जागता ग्रह या सोया ग्रह क्या होता है, ये ग्रामर का टॉपिक है और ग्रामर के जो टॉपिक कराए थे स्टार्टिंग की वीडियो में तो ये चीज क्लियर की गई थी। जब मंगल जागता हो से मतलब ये है कि 6th हाउस में बैठे प्लेनेट की दृष्टि कहां जाती है, 12th हाउस पे। दृष्टि का टॉपिक है, जो दृष्टि के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है वहां जाकर आप समझ सकते हैं कि दृष्टि कहां से कहां जाती है, क्योंकि लाल किताब के अंदर दृष्टियां जो है बिल्कुल वैदिक एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर 6th हाउस में बैठे प्लैनेट की दृष्टि आती है आपका 12th हाउस में। 12th हाउस में कोई भी ग्रह हो, अब ये बात अलग है, अगर मित्र ग्रह होंगे तो यहाँ पर मंगल उनको सपोर्ट करेगा, अगर एनिमी प्लैनेट होंगे तो मंगल उनके फल को खराब करेगा। वो बात अलग है कि 12th हाउस के प्लैनेट पे क्या इफेक्ट आ रहा है, पर मंगल का खुद का फल जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ हो जाएगा अगर मंगल की दृष्टि में कोई भी ग्रह हो। मंगल जागता हुआ कहलाएगा और मंगल कायम हो। अब कायम कब होगा, ये भी ग्रामर का टॉपिक है, ये भी आप वहां जाकर समझ सकते हैं। कायम ग्रह वो होता है जब कोई ग्रह जिस घर में शुभ फल दे रहा है पर उसका शुभ फल लेने के लिए उसके जो दूसरे घर हैं, जैसे मंगल की हम बात कर रहे हैं, मंगल है 6th हाउस में, अब शुभ हालात की बात कर रहे हैं तो मंगल के अपने घर 1st हाउस 8th हाउस, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 1st हाउस में मेष 1 नंबर की राशि आती है मेष राशि, और 8वें घर में आती है 8 नंबर की वृश्चिक राशि। मेष और वृश्चिक दोनों के मालिक कौन है, मंगल। और 3rd हाउस क्या है, साहस पराक्रम का, इस घर के कारक कौन है, मंगल। इन हाउसेस में इनके शत्रु ग्रह ना हो, जैसे बुध केतु की बात हो रही है वो ना हो, ऐसे में मंगल शुभ फल देगा।
साथ ही दूसरा घर, अब दूसरे घर से दृष्टि कहाँ आती है आपका मंगल पे, 6th हाउस पे। अब दूसरे घर के अंदर 2nd हाउस में आपका इनके अगर मित्र ग्रह हैं तो बहुत अच्छा, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, ये बहुत शुभ फल देंगे। अगर एनिमी प्लैनेट हैं तो ऐसे में मंगल का फल जो है वो खराब हो जाएगा। पर यहाँ पर अगर मित्र ग्रह हैं तो आपने 8वें घर को भी चेक करना है, क्योंकि 8वें घर, ये दृष्टि के कॉन्सेप्ट में बताया था कि 8वें घर की दृष्टि जाती है आपका 2nd हाउस पे। अब 8वां घर मुड़कर यानी कि वक्री दृष्टि यहाँ पे खराब कही गई है, उससे मुड़कर देखता है 2nd हाउस, और 2nd हाउस में बैठे प्लैनेट के फल को खराब करता है। तो साथ ही भी चेक करना है कि 8वें घर में कोई ग्रह तो नहीं है। अगर 8वां घर खाली है, दूसरे घर में मित्र ग्रह हैं, तो मंगल का फल बहुत शुभ होगा। साथ ही 1st हाउस, 3rd हाउस और 8th हाउस में इनके शत्रु प्लैनेट नए हैं। अब मंगल के शत्रु कौन है, मित्र कौन है, ये भी स्टार्टिंग के वीडियो में जहां बेसिक जानकारी दी गई थी, ग्रहों की राशि, राशियों के स्वामी, आपसी मित्रता, शत्रुता, तो वहां पर सारी जो बेसिक चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग में समझनी चाहिए, तो वहां पे जाके आप समझ सकते हैं। तो मंगल जो है अगर कायम है और अगर जागता हुआ है, ऐसी कंडीशन में उसके भाग्य व भाइयों में बरकत होगी, यानी कि उसका भाग्य बहुत प्रबल होगा और बहुत अच्छी स्थिति कही गई है धन के संबंध में, भाइयों के संबंध में, साथ ही उसके साथियों के संबंध में, जो लोग उसके साथ रहेंगे उनके लिए भी ऐसा मंगल शुभ फल देगा। शुक्र भला से मतलब शुक्र कुंडली के अंदर अच्छी कंडीशन में, या 7th हाउस यानी कि जहां पर काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 7 नंबर की राशि आती है तुला राशि, और ये शुक्र का घर है, शुक्र इसके मालिक हैं। तो 7वां घर अच्छी कंडीशन में हो, या कुंडली में शुक्र अच्छी कंडीशन में हो, या 7वें घर में बुध, शनि, केतु ये बैठे हों, तब ऐसी कंडीशन में क्या कहा है, पोते पड़पोते देखकर मरे, यानी कि आयु बहुत लंबी होगी, पोते पड़पोते देखकर मरेगा, और 3 पुश्तों तक औलाद की बरकत, यानी कि औलाद के संबंध में ऐसे परिवार में कभी 3 पुश्तों की समस्या नहीं आएगी, और बड़े परिवार होगा, यानी कि परिवार बहुत बड़ा होगा। जब पोते पड़पोते सब कुछ होंगे तो परिवार बड़ा होना निश्चित है। यहाँ पर शुक्र भला या 7th उम्दा, ये कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग अभी तक बृहस्पति, सूर्य, चंद्र और शुक्र के टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अगर आपका मंगल 6th हाउस में है तो सबसे पहले चेक करना है मंगल बद की कंडीशन, मंगल बद की कंडीशन दीजिए, क्योंकि अगर मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो रही होगी तो मंगल अशुभ हालात में आ जाएगा। इसके साथ ही आपने चेक करना है, ये वाला पॉइंट चेक करने के लिए शुक्र कंडीशन को, तो आपका शुक्र कुंडली में किस कंडीशन में है, वहां जाके आपने चेक करना है उस हाउस की वीडियो देख के। जैसे शुक्र आपका 12th हाउस में कहीं भी है तो आपने पर्टिकुलर उसी हाउस की वीडियो में जाके चेक कर लेना है कि आपका शुक्र जो है शुभ हालात में है या अशुभ हालात में। तो अगर शुक्र जो है शुभ हालात में है तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। सूर्य, गुरु या बुध उम्दा, कुंडली में सूर्य, गुरु अगर अच्छी कंडीशन में है, या बुध जो इस घर का मालिक है वो अच्छी कंडीशन में है, तब सूर्य गुरु का टॉपिक भी हम करा चुके हैं, तो आप सूर्य गुरु को भी समझ सकते हैं। बुध का टॉपिक इससे नेक्स्ट उसमें जो आएगा मंगल के बाद, तो वहां बुध को क्लियर किया जाएगा। तो कुंडली में सूर्य, गुरु या बुध उम्दा, औलाद की कमी न होगी, यानी कि औलाद की समस्या कभी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया है, तरसीए की औलाद, यानी कि औलाद बड़े तरस की होगी, पर औलाद होगी जरूर और एक लड़का होगा जरूर। तो यहाँ पर औलाद की कभी कमी नहीं होगी, औलाद उम्दा और मुबारक, यानी कि औलाद जो है वो नेक होगी, और औलाद के संबंध में सभी तरह के शुभ फल प्राप्त होंगे। 24 साल औलाद होती रहे, यानी कि ऐसे व्यक्ति के 24 साल शादी के बाद 24 साल की उम्र तक औलाद के योग बने रहते हैं। शनि 5 और केतु 8, अब अगर ऐसे में शनि 5वें घर में और केतु 8वें घर में दोनों हो, या दोनों से कोई भी एक कंडीशन हो, देखिए केतु को 8वें घर में काफी ज्यादा अशुभ माना गया है, और जब केतु कुंडली के अंदर अशुभ हालत में होते हैं तो ऐसे में औलाद, क्योंकि केतु के हैं औलाद के कारक, और स्पेशली औलाद में भी नरीना लड़के के कारक कहे गए हैं। अब केतु कितनी बैड कंडीशन में है ये देखना होता है। अब ऐसे में अगर शनि भी 5वें घर में है, क्योंकि शनि 5वें घर में बच्चे खाने वाला सांप कहा गया है, तो ऐसे में जब शनि का टॉपिक आएगा तब बताएंगे, काफी ज्यादा बुरा फल देते हैं शनि 5 के समय, और 8वें घर में केतु हो तो और ज्यादा अशुभ मार्ग। तो ऐसे में
लड़का होता नहीं है या लड़के की होकर डेथ हो जाती है, काफी खराब कंडीशन देखने को मिलती है। तो अगर केतु 8वें घर में है और शनि 5वें घर में, तो यहाँ पर कुंडली के अंदर बृहस्पति, सूर्य, बुध। अब आप कुंडली में देखते साथ ही अगर आपने शनि 5 पढ़ा है तो आप कहेंगे अरे औलाद के संबंध बहुत ज्यादा खराब फल है, या केतु 8 है तो औलाद तो होगी नहीं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपने बृहस्पति, सूर्य और बुध को भी कुंडली में चेक करना है। अगर ये अच्छी कंडीशन में है तो यहाँ पर औलाद के संबंध में किसी तरह का बैड इफेक्ट नहीं मिलेगा। जो शनि 5 और केतु 8 के फल हैं तब वो देखने को नहीं मिलेंगे, औलाद के संबंध में शुभ फल ही देखने को मिलेंगे। तो ये थी नेक हालात। और अब बात करते हैं अशुभ हालात के बारे में। फिर इसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सी रेमेडी सजेस्ट की गई है जिससे यहाँ पर मंगल के शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब मंदी हालत कब होगी? जब कुंडली में मंगल बद की कंडीशन में होगा या मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो रही होगी। वो मंगल बद में जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसा आपको बताया था कि मंगल की आपने शुभ अशुभ हालात को चेक करने के लिए मंगल बद पे सेपरेट वीडियो बना दे, क्योंकि मंगल बद का जिक्र जो है वो बार बार आता रहा है और आता रहेगा। तो उस वीडियो में जाके सबसे पहले कुंडली में आपने अपने मंगल को चेक करना है। अगर मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो रही है, यानी कि छठे घर में मंगल बैठा हुआ है और मंगल बद यानी कि बुरे की कंडीशन में है, तब क्या लिखा है? खुशी के बाजे से मातम की क्यों आवाज आने लगी? जिस जगह बैठकर औलाद के नाम पर खुशी की महफिल करता होगा वहां ही चंद दिन के अंदर अंदर मातम की हालत में आंसू बहाता होगा। यानी कि औलाद जब पैदा होगी, जितनी वो खुशी मनाएगा और कुछ दिनों बाद ही हो सकता है कि औलाद जो है वो ना रहे, तो वहां पे मातम का माहौल देखने को मिलेगा, आंसू बहाता होगा। उसके भाई उससे माली हालत में कम होंगे। ऐसे व्यक्ति, इसके मंगल छठे घर में है और बदी कंडीशन में, तो उसके भाई जो है उसके उस व्यक्ति से माली हालत यानी कि धन दौलत के मामले में थोड़ा सा स्तर कम होगा। मगर किसी वजह से अगर उसके भाइयों का स्तर उससे ज्यादा हुआ माली हालत में, तो ऐसे में उन्हें अचानक नुकसान देखने को मिलेंगे, भारी भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर उसके भाइयों को चाहिए कि वो अपने भाई जिसकी कुंडली मंगल 6 में है उसे आपका अपना कमाए हुए धन में से कुछ ना कुछ हिस्सा देते रहें, चाहे गिफ्ट के तौर पे या नगद राशि के रूप में। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और अगर ऐसे में वो व्यक्ति जिसके छठे घर में मंगल है उसके भाई उसे कुछ देते हैं और वो लेने से मना कर देता है, तब भाई क्या करें? तब भाइयों को एक करना है कि जो कुछ भी वो उसे देना चाहते हैं वो अगर वो लेने से मना करता है तो जल परवाह कर दें। ऐसा समय समय पर करते रहेंगे तो यहाँ पर निश्चित तौर पर उनको नुकसान की जो स्थिति है उससे बचाव हो जाएगा। अब मंगल अगर बद की कंडीशन में छठे घर में, तो यहाँ पे 4 ग्रह कौन कौन से? केतु, बुध, शुक्र, चंद्र, चारों से संबंधित रिश्तेदारों के सेहत पर मंदे असर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से हैं? केतु मामू और औलाद, शुक्र पत्नी, बुध बहन बेटी बुआ, चंद्र दूध देने वाले जानवर और माता। जैसा कि जब इन ग्रहों के टॉपिक कराए थे तो लगन भाव के वीडियो में बताया था कि ये ग्रह इन चीजों के कारक है, वहां भी चीजें बताई गई हैं। तो इन चीजों यानी कि जो ये ग्रह हैं केतु, बुध, शुक्र और चंद्र, इनके जो कारक रिश्तेदार हैं उनकी मंदी सेहत पे आपका असर देखने को मिलेंगे। अगर मंगल यहाँ पे खराब कंडीशन में, यानी कि 4 ग्रह के फल वो खराब कर देगा, खुद का तो ही होगा, साथ ही 4 प्लैनेट को भी खराब कर देगा। मंगल बदी कंडीशन में खुद फसादी यानी कि लड़ाई झगड़ा करने वाला, साथ ही औलाद की कमी, लड़के की कमी देखने को मिलेगी और मामू बर्बाद, मामू के हालात काफी खराब होंगे जब मंगल बदी कंडीशन में होगा छठे घर में। सूर्य, गुरु या बुध मंदा। अब कुंडली में छठे घर में मंगल बद है और सूर्य, गुरु या बुध, सूर्य, गुरु या बुध मंदा, केवल एक लड़का मगर लावद नहीं। ऐसे व्यक्ति के एक लड़का तो होगा ही होगा मगर लावद नहीं होगा, यानी कि निसंतान नहीं होगा। केतु मंदा। अब कुंडली में छठे घर में मंगल है, बद की कंडीशन में है और केतु जो है वो कुंडली में खराब स्थिति में मंदा है। ऐसे में क्या कहा है? 34 साल उम्र तक औलाद जरूर होगी, यानी कि 34 साल की उम्र आते आते औलाद जरूर होगी। यहाँ पे ये बात क्यों कही गई है? क्योंकि उसके जो पहला लड़का होगा वो शायद ना रहे, तो उसके बाद दोबारा उसके लड़का अवश्य होगा
और यहाँ पर औलाद के जन्मदिन यानी कि जिस दिन औलाद पैदा हो और आगे आने वाले जो उसके जन्मदिन है उन पर खुशी मनाना औलाद के लिए बंदी सेहत का बहाना होगा। यानी कि अगर वो अपनी औलाद जो कायम रही है होगी उसके जन्मदिन पर या पैदा होने के समय खुशी मनाता है, मिठाई बांटता है, तो ऐसे में उस बच्चे की हेल्थ इश्यू देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। अब करना क्या है, यहाँ पर औलाद की सेहत के मंदे असर को दूर करने के लिए आपने बच्चे की पैदाइश के समय और अगर पैदाइश हो चुकी है तो आने वाले जो उसके जन्मदिन हैं उनमें आपने करना यह है कि मीठी की जगह नमकीन चीज कोई भी आप सामने वाले को खिला सकते हैं, बांट सकते हैं। उससे औलाद की सेहत के बुरे इफेक्ट कम होंगे और नमकीन चीज बांटना मुबारक कहा गया है। नेक्स्ट है बुध 12। अब 12वें घर में अगर बुध है तब ऐसे में क्या होगा, देखिए मंगल यहां से दृष्टि डालता है आपका 12th हाउस पे। अब 12th हाउस में बुध जो है 12वें घर पे शुभ नहीं माने गए हैं, अच्छा फल नहीं देते। वहां पर बुध बैठे हैं पहली खराब हालत में, अब मंगल की दृष्टि से जाके उनका फल और खराब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या लिखा गया है कि बहन भाई यम होंगे। यम मीन्स यानी कि दुखों का बहाना होंगे, तो बहन भाई यहाँ पर उसके लिए शुभ नहीं माने गए हैं। अब यहाँ पर ये स्थिति थोड़ा सा काफी ज्यादा खराब आ जाती है कि आप इस तरह का पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद जो है चीज में मन में अजीब से प्रश्न उठते हैं कि ये कैसे बात कही गई है, पर कुछ चीजें बहुत रियलिटी में काम करती हैं। यहाँ पर भाई बहन जब साथ रहेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, पर जब कहीं ना किसी कारण से वो अलग हो जाते हैं, बहन की शादी या भाई कहीं और सेट हो जाता है, तो ऐसे में स्थिति थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुखद देखने मिलेगी। पर यहाँ पर आप रेमेडी इत्यादि के द्वारा इन चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं अभी। अब बुध 8वें घर में और सूरज चंद्र की मदद न हो, 8वें घर में बुध और सूर्य चंद्र की मदद न हो, यानी कि सेकंड हाउस के अंदर सूर्य चंद्र, या इसके अलावा इनके जो घर हैं आपका फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, इनमें अगर सूर्य चंद्र नहीं है या सूर्य चंद्र का सपोर्ट नहीं है मंगल को, तो यहाँ पे स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि 8वां घर किसका है, मंगल का। वहां बुध बैठ के बहुत ज्यादा अशुभ फल कह देते हैं। 8वें घर में बुध को कुंडली में सबसे ज्यादा खराब माना गया है। तो यहाँ पर बुध की रेमेडी अलग से करनी पड़ेगी, वो जो बुध का टॉपिक आएगा तब बताएंगे। पर यहाँ पर अगर सूर्य चंद्र की मदद नहीं है मंगल को, और मंगल ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर है और बुध भी कमजोर है 8वें घर में आके, तो छठा घर पूरी तरह खराब हो जाएगा। तो क्या कहा गया है, माता छोटी उम्र में गुजर जाए। ऐसे व्यक्ति की माता जो है वो हो सकता है कि कम आयु में उसकी कम एज हो, तब जल बसी हो। अगर बुध 4th हाउस, अब चौथे घर में अगर बुध है तब क्या कहा गया है, ऐसे में उस व्यक्ति यानी कि जिसकी कुंडली में चौथे घर में बुध है और छठे घर में मंगल है और वो भी बद की कंडीशन में, अशुभ हालत में, ऐसे में पहले बुध छोटी उम्र में गुजर जाए और बाद अजा मीन्स उसके बाद माता भी जल्दी गुजर जाए। इस तरह के हालात कई बार देखने को मिलते भी हैं हमारे आसपास, पर हम लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसा अचानक क्या हुआ, कि किस तरह के क्या समस्या आई कि इस तरह के हालात देखने मिले कि अभी तो ये हुआ था और अब उसके बाद ये हो गया। तो ऐसे में ये स्थितियां बेसिकली जितनी भी हमारे आसपास स्थितियां गुजरती हैं, आग लगने के वाकयात, दबने के वाकयात, मर जाना, जैसे भी खराब स्थिति देखते हैं, वो कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर गहरे योगी होते हैं। पर अगर हम उन चीजों को समझ जाएं, देख लें, पहचान लें, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें जो जानकारी दी जा रही है और पूरा डिटेल में दी जा रही है, जैसा कि रेड बुक के अंदर एग्जैक्टली बताया गया है। बेसिकली रेड बुक को पढ़ना थोड़ा सा अपने आप में बहुत टिपिकल काम है, और इसे पढ़ने के लिए, क्योंकि आप जब वीडियो स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में एक पेज लगाया जाता है व्हाइट कलर का, जैसे आपका यहाँ बात कर रहे हैं मंगल 6th हाउस, तो वहां पे छठे घर में मंगल का एक अलग से व्हाइट पेज आएगा। आप उसे पॉज करके अगर पढ़ेंगे तो आपको चीजें, जब उसे 2-3 बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बेसिकली जो चीज यहाँ डिटेल में बताई जा रही है तो वहां पे एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन चीजों को थोड़ा समझना टिपिकल है, पर ऐसा नहीं है कि मुश्किल नहीं है, क्योंकि लाल किताब के पीछे भी कुछ उसूल लिखे हुए हैं कि लाल किताब किन लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, जिनके 2, 5, 9 कुंडली के 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस में अगर मंगल है
तो ऐसे लोग लाल किताब का जल्दी से अध्ययन कर पाते हैं, जल्दी से उसे समझ पाते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा सा मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। कई बार हमें किसी विद्या को सीखने में 10-10 साल लग जाते हैं, फिर भी हम उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। और कई बार जो है हम कुछ ही समय में 1-2 साल 3 साल के पीरियड में भी उसे जल्दी से समझ पाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पर सारे के सारे आपको लॉजिक्स ढूंढने पड़ते हैं कि कोई बात कही है तो उसके पीछे कितनी गहराई है, क्या क्या लॉजिक्स हैं। जब तक आप उन लॉजिक्स को नहीं समझेंगे या समझने का प्रयास करेंगे तब तक आप चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर रेड बुक के अंदर जो रेमेडी बताई गई है उनके अपने आप में बहुत लॉजिक हैं। तो कोई भी रेमेडी जो है वो काम तो रामबाण की तरह करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर उस रेमेडी को करने के लिए आपको पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। और यहाँ पर जो ये वीडियोस बनाई जा रही हैं तो इस वीडियोस के अंदर आगे स्टेप बाय स्टेप हर चीज की जानकारी दी जाएगी। 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5 ग्रह, हर ग्रह की युति किस तरह का कुंडली के 12 ही घरों में फल देगी और उस कंडीशन में कौन सी रेमेडी आपका करनी है वो भी सब बताई जाएगी। थोड़ा सा क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, मैं आगे का टॉपिक पहले अगर रख दूंगा तो चीजें जो है वो सारी की सारी उलट पुलट हो जाएंगी। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं एक इंडेक्स बना होता है, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। उस इंडेक्स बने होने के पीछे कुछ कारण होता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो इसी तरह रेड बुक के अंदर भी अपने आप में एक इंडेक्स है, ग्रामर है, ग्रामर को प्रॉपर समझना है, कुंडली को कैसे एनालाइज करना है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको क्लियर किया जाएगा, पर थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसलिए आप कई बार कमेंट के अंदर मेंशन करते हैं कि आपका मेरे इस हाउस में ये प्लैनेट है और दूसरे में ये है, तो कौन सा उपाय करें। तो ऐसे में देखिए उपाय को केवल 2-4 चीजों के आधार पर सजेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये उपाय ऐसे हैं कि आपका एक इंजेक्शन की तरह काम करते हैं। पर यहाँ पर अगर इंजेक्शन गलती से गलत लगा दिया तो वो फायदे की जगह कई बार बहुत ज्यादा नुकसान भी दे सकता है। तो इसी वजह से जब तक आप इस चीज को पूर्ण ज्ञान नहीं ले लेते, अच्छे से नहीं समझ लेते, तब तक कोई भी रेमेडी आप स्पेसिफिक रेमेडी तो बिल्कुल मत कीजिएगा। जनरल रेमेडी, स्टैंडर्ड रेमेडी के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपको लक्षण समझ में आते हैं कि हाँ ये ग्रह हमारा इस तरह के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे कि बताया गया है, तब आप स्टैंडर्ड रेमेडी के अंदर जो रेमेडी बताई है और किस तरीके से बताई है तब आप वो रेमेडी कर सकते हैं। और वो रेमेडी भी तभी सजेस्ट की गई है जब आपके पास हॉरोस्कोप ना हो और आपको स्पष्ट तौर पर वो लक्षण दिखाई दें कि पर्टिकुलर प्लैनेट से रिलेटेड, जैसे हम मंगल पद की बताए जा रहे हैं कि ऐसे में फैटी लीवर की समस्या या पेट से रिलेटेड कोई समस्या देखने को निश्चित तौर पर मिलती है। व्यक्ति का स्वभाव बहुत गुस्से वाला होता है, एग्रेसिव, तो ये सब चीजें मिलती हैं। तब आप वहां पे जाके मंगल की जो रेमेडी बताई है वो करेंगे तो निश्चित तौर पर गारंटी के साथ आपको आराम देखने को मिलेगा। अदरवाइज स्पेसिफिक रेमेडी के लिए प्रॉपर समझना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं और आपको सभी पॉइंट एक एक करके क्लियर किए जाएंगे। इवन कुंडली को प्रॉपर, क्योंकि कोई भी कुंडली को एनालाइज करने के लिए 2-2.5 घंटे का समय कम से कम लगता है। अगर आप सही से एनालाइज करते हैं, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जो यहाँ पे करा रहे हैं क्लासेस, तब आप लास्ट में जब कुंडली को एनालाइज करना सिखाएंगे तब आप उस वीडियो में समझ जाएंगे जाके कि कितना समय एक कुंडली को एनालाइज करने में लगता है, अगर आप सही ढंग से एनालाइज करते हैं। एट ए ग्लांस कुंडली को देखना और फलादेश करना वो सही नहीं है, क्योंकि रेमेडी भी प्रॉपर सही एनालाइज करने के बाद ही जब बताई जाती है और वो रेमेडी भी जब तभी काम करती हैं। अगर आपने एट ए ग्लांस देखा ये बुध ठीक नहीं है और ये बृहस्पति नहीं है और सबकी रेमेडी बता दी, तो कई बार रेमेडी जो है वो आपका बैड इफेक्ट भी दे जाती है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। और आपको यहाँ पे ये जानकारी इसलिए है क्योंकि आपको कुंडली को खुद समझना है, अपनी हॉरोस्कोप को खुद एनालाइज करना है। क्यों? क्योंकि कुंडली को केवल एक बार एनालाइज नहीं करना होता कि हम पैदा हो गए, कुंडली बन गई और आपने एक बार देख ली और छुट्टी, ऐसा नहीं है। उसकी हर साल वर्षफल की रेमेडी भी करनी होती है, क्योंकि जीवन में कभी भी सारा समय एक जैसा नहीं रहता है, उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो वर्षफल से चेक किया जाता है। जब आपका वर्षफल आता है उससे 1-1.5 महीने पहले अपनी कुंडली को चेक कीजिए, अपने परिवार वालों की कुंडली चेक कीजिए। उस साल कोई अगर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं हॉरोस्कोप में तो उनकी प्रॉपर रेमेडी करके उसे ठीक कीजिए, जिससे किसी बड़ी मुसीबत का सामना करना ना पड़े। अगर किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी दिख रही है आपको और वो बीमारी उस साल ऑपरेशन करा सकती है, पर आपने उसे एक जन्मदिन से 30-40 दिन पहले चेक कर लिया, क्योंकि
चीजों की जो आपका प्लैनेट है उनके नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका आपके जन्मदिन से 40 दिन पहले देखने को मिलते हैं। तो आपने उस समय से चेक करना है और उसकी रेमेडी अगर प्रॉपर कर लेंगे, स्पेसिफिक रेमेडी अगर कोई ज्यादा खराब कंडीशन है तो ऐसे में वो इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे मंगल बद की बात है, तो मंगल अगर आपका कुंडली में खराब कंडीशन में है, 4th हाउस में है, तो यहाँ पर जब मंगल 4th हाउस में रिपीट होगा तो डेफिनेटली उस साल उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिलेगा और साथ ही उसे लीवर संबंधी या अपने हाथ में किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को निश्चित तौर मिलेगी। और केतु का संबंध है तो ऑपरेशन के योग भी डेफिनेटली मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर आपने उस साल मंगल की स्पेसिफिक रेमेडी जैसे कि हॉरोस्कोप कहती होगी अदर प्लैनेट की पोजीशन पे, तो अगर आपने वो कर ली तो निश्चित तौर पर आप उस चीज से बच सकते हैं। आपको हल्का फुल्का इफेक्ट ही देखने को शायद मिले और जो मेडिसिन से ही कंट्रोल हो जाए। तो यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझिए और उसके बाद ही स्पेसिफिक रेमेडी कीजिए। अब बात करते हैं आज की रेमेडी की। आज अगर मंगल 6th हाउस में खराब कंडीशन में है तो यहाँ पर बुध को ठीक रखना है। अब बुध को कैसे ठीक रखना है, आपने 10 साल से छोटी कन्याओं की पूजन करनी है। अब पूजन तो आप साल में एक बार नवरात्रि वगैरह आते हैं तब करते ही हैं, उसे भी आपने बड़े अच्छे से करना है, पूरे दिल से मन से करना है। साथ ही आपने हर बुधवार को, मैं कहूंगा हर बुधवार को या संभव हो सके तो रोजाना की अपने रूटीन में एक आदत डाल लीजिए अगर मंगल 6th हाउस में है और उसके शुभ फल प्राप्त कर रहे हैं। 10 साल से छोटी कन्याएं चाहे आपके घर में हो या अड़ोस पड़ोस में हो या बाहर हमें कोई अगर जैसे गरीब कन्या दिख जाती हैं तो उन्हें आपने कुछ ना कुछ मीठा खाने को देते रहना है। टॉफी, चॉकलेट, लड्डू इत्यादि इस तरह से कोई मिठाई वगैरह का वितरण करते रहना है। तो इससे यहाँ पर मंगल के आपको अशुभ प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आपने औलाद के संबंध में कोई दिक्कत ना आए तो यहाँ पर एक चीज की सख्त मनाही की गई है, आपने अपनी औलाद को जो आपके बेटा होगा उसको सोना नहीं पहनाना है। जिस्म पे सोना पहनाना उसकी मंदी सेहत का कारण बनेगा और हर तरफ तबाही के वाकयात देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सोना नहीं पहनाना है। अगर वो सोना नहीं पहनता है तो सोना कमाएगा और अगर सोना पहनता है तो उसे बहुत ज्यादा खराब स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज की विशेष मनाही की गई है। अब ये जो दोनों रेमेडी है ये मंगल शुभ है अशुभ है दोनों कंडीशन में आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे अगर मंगल शुभ हालात में है तो उसके और शुभ फल प्राप्त होंगे और अगर अशुभ हालात में है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट खत्म होंगे और शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आज हमने बात करी मंगल 6th हाउस के शुभ और अशुभ हालात के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मंगल 7th हाउस जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7 नंबर की राशि आती है। शुक्र इस घर के स्वामी हैं और बुध कारक हैं। इस घर में मंगल किस तरह का शुभ प्रभाव देंगे, क्योंकि मंगल को यहाँ पर शुभ माना गया है, और किस कंडीशन में अशुभ प्रभाव दे सकते हैं और किस तरह से उन्हें कौन सी रेमेडी के द्वारा ठीक रखा जा सकता है, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।